अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कोई आखिरी बात किसी को याद हो? कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा यार। कोई आखिरी बात? कुछ नहीं, कोई सुनते नहीं है? नहीं, वो तो पुरानी हो गई बात। कतार नहीं तो पुरानी। मेरा ख्याल में तो मैं अब्बा जी की बातें कर रहा था यार। अच्छा, उससे पहले क्या बताया? अच्छा भाई, हाँ, कतर रहने की बात की थी। 3 दिन से ज्यादा नाराज रहने वाली बात। बीमार के ऊपर बात की थी भाई? बीमार नहीं। हाँ चले, ये सुन लें। आप तो खैर अभी बच्चे हैं। आप ये फैमिली में मिलना मिलाना, पता नहीं आप खाना भी पसंद ना करते हो शायद फैमिली वाले, तो ये आपके माँ बाप के लेवल पे होता होगा फैमिली में मिलना मिलाना, खुशी गमी में। तो उसमें ना एक मौका आता है जब कोई बीमार है या कुछ सर्जरी हुई, एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लिए फिर तबीयत पूछ रहे हैं और उसके लिए जाते हैं। मैं जो जो जिन 2 बातों में फर्क करने के लिए बता रहा हूं, एक होते हैं सिर्फ और सिर्फ रस्मों रिवाज कि अगर ना किया तो लोग क्या कहेंगे, कि पूछे भी नहीं आएंगे। इसमें ना फिर इंसान सिर्फ अपनी हाजिरी लगाने पे फोकस करता है। जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो पूरा गांव पहुंच गया उसके तीमारदारी के लिए, वो भी मुश्किल में, हॉस्पिटल वाले भी मुश्किल में, या कोई फौतगी हो गई है तो हाजिरी लगवाने का एक तरीका है, जाके मिलकर रो के आना है, ताकि क्योंकि जो रो के आएगा तो उसका अंदर मैं आया था, मैं मौजूद था। औरतों वाली साइड पर ज्यादा हो रहा होता है काम, तो ये भी हाजिरी लगाने का एक तरीका है। फिर इसके अलावा अगर कोई सर्जरी हुई है किसी की, ऑपरेशन के बाद घर पहुंचा है बेचारा खैर खैरियत से, तो वह पूरा गांव सबसे पहले पहुंचेगा कि मैं आया था सबसे पहले। तो इसमें ना अगर सिर्फ हाजिरी लगाना मकसद होता है ना, कि अगर खानदान वाले क्या कहेंगे अगर नहीं गए तो उसमें फिर ये बॉदर नहीं कर रहे होते हम लोग कि दूसरे को मुश्किल में तो नहीं डाल रहे, आराम का वक्त था, उनके लिए मुश्किल तो नहीं हो रही। लेकिन इसमें जो पॉजिटिव बात आपको बता रहा हूं, अगर आपकी फैमिली में इस तरह मिलना मिलाना है तो अम्मा अब्बा को ये बात बता दे, और कल को आप बड़े हो गए अगर कहीं ना कहीं मेमोरी में बात रह जाए। तिरमिज़ी 2008, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी बीमार की बीमार कुर्सी करे, यानी उसकी मिजाज पूछने के लिए जा रहा है, या मुहिज सिर्फ अल्लाह ताला के लिए
अपने भाई की जियारत करे। यहां पर मैं इसको रोक के बताता हूं, देखें पहले हम लोग मिलना मिलाना कर रहे हैं फैमिली प्रेशर में कि लोग क्या कहेंगे मिलने मिलाने नहीं गए। एक है इसलिए कि अल्लाह को ये बात पसंद आएगी कि हम अपने रिश्तेदारों के साथ मेलजोल रखें। तो अल्लाह के लिए अपने भाई की जियारत करेगा तो एक पुकारने वाला बावजे बुलंद कहता है तुझे मुबारक हो, तेरा चलना खुशगवार हो और तुझे जन्नत में ठिकाना नसीब हो। और इसी से एक मिलती जुलती और बताता हूँ, मुस्लिम में 6553 सैयदना सौबान रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान जब अपने मुसलमान भाई की इयादत करता है तो वापस आने तक वो जन्नत के बाग में रहता है। तो ये जो अल्लाह के लिए रिश्तेदारों की मिलने मिलाने वालों की बीमार पुरसी है ना, इसका रिवॉर्ड है बहुत। कल मैंने मिसाल बताई थी, सिर्फ ये बता रहा था कि मैंने ये एंट्री हेडिंग दे दी थी कि इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज बताने लगा है जी। हाँ, एक साल होमवर्क भी दिया था। हाँ चलो पहले वो कर लेता हूं। एक होमवर्क दिया था मैंने, ऑटम 5। जिन्होंने नहीं भी किया वो भी कम से कम ना सवाल को बेटे एक बार पढ़ लें ताकि डिस्कशन का फायदा तो हुआ करे ना। इस चैप्टर का आखिरी सवाल था, होमवर्क दिया था। चले पढ़ लिया। 3 कंपोनेंट्स 4 तरह के वर्कर्स मिलके बनाते। ये कैसे पता कि मिलके बनाते? हाँ जी, अच्छा 4 तरह के लेबर हैं, लेबर ग्रेड 1 2 3 4। हो सकता है कोई हेल्पर और सीनियर और टेक्नीशियन, इस तरह के कोई ग्रेड हो। ये कैसे कह रहा हूं कि मैं तीनों कंपोनेंट्स ए बी सी ये सब लोग मिलके बनाते हैं? ये क्यों? हाँ, क्योंकि ना ऐसा कोई लिंक नहीं बताया कि लेबर ग्रेड 1 वाले कंपोनेंट ए बना रहे हैं, ग्रेड 2 वाले बी बना रहे हैं, 3 और 4 वाले सी बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ये सब मिलके ही तीनों कंपोनेंट्स बना रहे हैं उस फैक्ट्री के अंदर। अब इसमें ना प्रॉब्लम ये है
कि जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कंपोनेंट्स का बताया हुआ है, जबकि हमने बोनस कैलकुलेट करना है हर लेबर के ग्रेड का अलग। यानी स्टैंडर्ड आवर्स कंपोनेंट्स के हैं लेकिन एक्चुअल आवर्स ग्रेड वाइज है। ये इसमें टेक्निकल चीज थी। उसको कैसे तोड़ना है इसके लिए लास्ट पैराग्राफ में गाइडेंस है। बोनस के अलावा पूछा क्या है, कैलकुलेट टोटल पेरोल शोइंग द बेसिक पे, ओवर टाइम प्रीमियम। प्रीमियम ये ना बार बार ग्रुप ऑनलाइन वाले में भी सवाल होता है कि प्रीमियम में ये क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया। तो ओवर टाइम के दो तरीके बताए थे मैंने, एक फुल रेट लगाना ओवर टाइम आवर्स पे और नॉर्मल आवर्स पे बेसिक रेट लगाना, और दूसरा सारे आवर्स पे बेसिक रेट लगाना और ओवर टाइम पे ओवर टाइम प्रीमियम लगाना। तो इस सवाल में ओवर टाइम प्रीमियम नाम लेके अलग पूछा हुआ है, और चूंकि सब क्लासेस का वेज रेट अलग अलग है इसलिए हमें हर ग्रेड का वैसे भी अलग ही कैलकुलेट करना था। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, हर इंडिविजुअल ने कितने आवर्स वर्क किया ये पहले टेबल में है और वेज रेट पहले टेबल में है। बोनस के अलावा बेसिक वेजेस और ओवर टाइम प्रीमियम, इसमें अगर सवाल किया है इसमें जो मसला है वो बताएं। बोनस के अलावा है, बोनस भी करिए, चलो शाबाश। किया किसने? माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहां जनाब ठीक है, और जिन्होंने किया उनको कोई मसला नहीं, बोनस में है ना मसला। चलिए बता रहा हूं। प्लस नहीं आएगी ना ओवर टाइम प्रीमियम, उसमें सिर्फ एक्स्ट्रा वाला देते हैं। जैसे अगर आप एक्चुअल आवर्स निकाल दें, अगर ग्रेड 1 कितने लोग हैं? 6, और हर बंदे ने कितने घंटे काम किया? 40। ग्रेड 2 में 18 लोग हैं, 42। ग्रेड 3 में 4 लोग हैं, 40। चौथे ग्रेड में, चौथे में एक ही है, 44। इस ग्रेड के लोगों के टोटल आवर्स 240 है, 750, 160, 44। ये इनके टोटल एक्चुअल आवर्स है। जबकि नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने हैं? 38। तो जो 38 है वो तो एक बंदे के हैं ना। नॉर्मल वर्किंग आवर्स यानी जिससे ऊपर ओवर टाइम शुरू हो जाता है वो वाले 32 के 38 कितने? 38 इंटू 6 228, 684, 152, 38। तो इन लोगों ने ओवर टाइम लगाया 12, 72, 8, 6। तो मैंने आपको दो तरीके बताए हुए। एक तरीका यह है कि 240 सारे के सारे पे बेसिक रेट लगाएं और इसके ऊपर सिर्फ जो प्रीमियम है वो लगाएं, और एक तरीका यह है कि 228 पे बेसिक रेट लगाएं और इस पे ओवरटाइम वाला फुल रेट लगाएं। जैसे ग्रेड 1 का वेज रेट कितना है? 40 रुपए। ये मैं सिर्फ ग्रेड 1 मिसाल से समझा रहा हूं। बेसिक वेज रेट कितना है? 40, और ओवर टाइम देना है इसको 50% प्रीमियम देना है, तो ओवर टाइम का प्रीमियम है 50% यानी 20। एक तरीका यह बताया था कि इन नॉर्मल वर्किंग आवर्स पे ये रेट लगाएं और इन पे ये रेट लगाएं, और एक तरीका यह है कि इन सब के ऊपर ये रेट लगाएं और ओवर टाइम वालों के ऊपर ये प्रीमियम वाला रेट लगाएं। सवाल में आपको कहा है कि बेसिक पे अलग बतानी है और प्रीमियम अलग बताना है, तो इसलिए प्रीमियम वाले तरीके से सॉल्व किया हुआ। ये है ओवर टाइम प्रीमियम वाली बात। इसमें बताएं और जो पूछ रहे हैं। अब समझाता हूं बोनस। इन सब लोगों ने मिलकर टोटल कितने घंटे लगाए? 1200। ये है एएच, और इनको कंबाइंड इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कंपोनेंट्स ग्रेड वाइज नहीं दिए हुए। टाइम सेव्ड निकालने लगो। एसएच जो कंपोनेंट ए है उसके कितने यूनिट्स बनाए? 4।
और टाइम कितना लगना चाहिए? 30 मिनट्स, यानी 30/60 आवर्स। बी के कितने यूनिट्स बनाए? 900। टाइम लगना चाहिए 54 मिनट्स है, मतलब इतने आवर्स हैं। सी के 480, 66 मिनट, यानी इतने घंटे। देखिए ये मिनट्स हैं, घंटों में आना तो 60 से डिवाइड कर दिया तो आवर्स में आ जाएंगे। 222 1560। ये है टोटल स्टैंडर्ड आवर्स, और टोटल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ग्रेड वाइज हमें नहीं पता कि एबीसी कितना है, इसलिए हमें इस टोटल को ही कंपेयर करना पड़ेगा। तो एस एच है 1560 और ए एच है 1200, तो टाइम सेव्ड आ गया 360। लेकिन अब इनको बोनस तो हर एक ग्रेड को अलग अलग देना है, बोनस का रेट ही अलग है, तो इस 360 को रेशो में बांटना पड़ेगा। और ये सवाल के लास्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है, टाइम सेव्ड इज एलोकेटेड टू ईच लेबर ग्रेड इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, यानी इस 360 को इस रेशो में बांटना, तो हर ग्रेड का टाइम सेव्ड आ जाएगा और उसके ऊपर बोनस का रेट लगेगा। ये करना था जी सवाल में, लास्ट सेंटेंस का मतलब समझाया मैंने। हाँ जी, सवाल में बताएं बेटा, और पूछना है तो चले। नो वन इज इंटरेस्टेड, कुछ नहीं पूछना अभी। तो मिटा दिया यार। जी मैंने कल हेडिंग दे दी हुई थी एंट्रीज की। ये मैंने कल दी हुई हेडिंग ना, उछ के चल रहा हूं। अच्छा, ये एंट्रीज आपको जिस तरह मैंने इन्वेंटरी की एंट्रीज किताब से दिखाई थी, तो यहां भी आ जाए बुक में और एंट्री खा के, तो फिर एक उसकी सादे सवाल से प्रैक्टिस करा देता हूं और एक पास पेपर के सवाल से करा देता हूं। बुक में होगा ये पेज 66। नई पुरानी बुक में देख लें, पेज आगे पीछे हो सकता है। पेज 66 पे लिखी एंट्रीज। हाँ जी, पहुंचे। अच्छा, ये ना 4 एंट्रीज की है मैंने, पहले चौथी वाली बताता हूं।
पहले चौथी वाली बताता हूं, पहुंचे तो बताता हूं। ये जो चौथी वाली है ना, ये मैंने आखिर में भी इसलिए लिखी है कि ये एक रैंडम है, ये कोई हर महीने का रेगुलर काम नहीं है। ये जो पहली तीन है ये हर महीने का रेगुलर काम हुआ करेगा, जो चौथी है वो मैंने बस रैंडमली लिखी हुई है, ये कभी हो भी सकता है कभी नहीं भी हो सकता, इसलिए पहले चौथी बता रहा हूं। अच्छा सामने स्क्रीन पे दिखा देता हूं यार। बंद था। आ गया ये मैंने ना जस्ट एक रैंडम लिखी है, जरूरी नहीं कि हर महीने ये काम हो। अगर कोई एम्प्लॉय एडवांस मांग लेता है सैलरी के अगेंस्ट, तो बिजनेस का वो एक्सपेंस बन गया। एडवांस मांगा है, वो एसेट है, तो एडवांस तो एम्प्लॉय नाम से एसेट डेबिट हो गया, पैसे क्रेडिट हो गए। अब ये एडवांस या तो एम्प्लॉय कल को वापस करेगा या फिर कहेगा तनख्वाह में से काट ले, तो ये जरूरी नहीं कि हर महीने दिया जा रहा हो, कभी भी दिया हो सकता है। अब ये दे दिया कभी, जब भी कभी दिया होगा ये एंट्री हुई होगी। अब यहां से ना ये एंट्रीज बताता हूं, ये हर महीने रेगुलर ये तीन काम हुआ करेंगे। क्या? पहले ना सारे एम्प्लॉयज की कैलकुलेशन होगी, और ये सारी मेहनत को पेरोल भी कहते हैं। सारे एम्प्लॉयज की, चाहे वो ऑफिस के हैं चाहे फैक्ट्री के हैं, और फैक्ट्री की भी चाहे वो डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट है, सारी कैलकुलेशंस हो गई, ओवर टाइम बोनस सब हो गया। वो सारा इवेंचुअली बिजनेस का एक्सपेंस है। सारे एम्प्लॉयज की सारी कॉस्ट बिजनेस का एक्सपेंस है, लेकिन फैक्ट्री और ऑफिस को पहले अलग अलग करना। तो जो फैक्ट्री के लोगों की टोटल सैलरी कॉस्ट है, मैंने अपनी वर्ड बेशक सैलरी बोल दिया, लेकिन इसके अंदर वर्कर्स की वेजेस, ओवर टाइम बोनस भी शामिल है, और जो फैक्ट्री के परमानेंट लोग हैं उनकी सैलरीज भी शामिल है। यानी फैक्ट्री के सारे स्टाफ की टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट, ये फैक्ट्री और ये ऑफिस के लोग। जो फैक्ट्री के लोग हैं उनके लिए फिलहाल एक टेम्पररी अकाउंट, इसको आप एक शॉपर समझ लें, जैसे चीज देते हैं ना शॉपर में डाल के, फिर बाद में शॉपर से निकाल लेते हैं। या कभी देखा हो कि कोई सलामी देते हुए हैं लिफाफे में, तो डालने तो पैसे ही है, लेकिन लिफाफे में डाल के फिर बाद में लिफाफे से पैसे निकाल लेते हैं। या दुकान से कोई चीज लेके आ रहे हैं तो वो शॉपर में डालेगा, शॉपर से निकाल लेगा। तो ये आप शॉपर अकाउंट समझ लें, ये एक शॉपर अकाउंट है। और अगर आपने FY1 पढ़ा है तो डिस्पोजल में भी मैंने आपको शॉपर अकाउंट बताया था, तो ये वो चीज है। नहीं सस्पेंस नहीं है। वेजेस कंट्रोल फैक्ट्री के, ये बात दोबारा सुने, बिजनेस ने अपने सारे एम्प्लॉइज की, चाहे वो फैक्ट्री के हैं चाहे ऑफिस के हैं, हर महीने के एंड पे सैलरीज वेजेस कैलकुलेट की। ये टोटल अमाउंट बिजनेस के लिए इवेंचुअली एक्सपेंस है, लेकिन पहले उसको दो एंटिटीज में तोड़ा और उसको कहा पेरोल को रिकॉर्ड करना। जो ऑफिस के लोगों की है वो तो एडमिन सेलिंग एक्सपेंस डेबिट हो गए, लेकिन जो फैक्ट्री के लोगों की है उसको फिलहाल वेजेस कंट्रोल नामी शॉपर में डेबिट किए। आप इसको टोटल एक्सपेंस ही समझिएगा। इस टोटल एक्सपेंस के बदले कुछ पैसा कट के इंप्लॉई के नाम पे बना डब्बे में जा रहा होगा, तो उस डब्बे में पैसे डालना हम अभी एक लायबिलिटी बना रहे हैं। ये मैं आपको अभी अमाउंट से कराता हूं ना तो और बेहतर हो जाएगा, अभी जबानी तो समझे ना। टोटल एक्सपेंस, ऑफिस के लोगों की सैलरी इस नाम से एक्सपेंस, और फैक्ट्री के लोगों की फिलहाल इस शॉपर में डालिए। आप इस वक्त डेबिट समझे, एक्सपेंस हो रहा है। कितनी अमाउंट? सारे एम्प्लॉइज की टोटल सैलरीज वेजेस, ये एक्सपेंस ही समझिए, एक्सपेंस डेबिट। अब उसके बदले जो तो एम्प्लॉई को पैसे देने हैं वो तो एम्प्लॉई के नाम का पेएबल बन गया।
जो इन पैसों में से काट के प्रोविडेंट फंड वाले डब्बे में डालने हैं, वो भी डालने हैं अभी, तो उस डब्बे में डालने का भी पेबल बन गया। फिर जो टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा कराना है, वो भी अभी जमा करवाना है, वो गवर्नमेंट के नाम का पेबल बन गया। ये जो उन एम्प्लॉइज को डब्बे में और गवर्नमेंट को देने हैं, उनका पेबल बनाया। और ये एडवांस टू एम्प्लॉइज क्यों क्रेडिट किया? अगर पहले कभी एडवांस दिया था तो अब वो सैलरी से कट रहा है ना, तो वो एडवांस क्रेडिट होगा। ये मैं आपको वैल्यू से ना फिर दोबारा समझाता हूं ये बात। तो जितना टोटल एक्सपेंस बनता था ये डेबिट, ऑफिस वाले इस एक्सपेंस में डेबिट, फैक्ट्री वाले फिलहाल इस शॉपर में डेबिट। उसमें से जितने एम्प्लॉय को जाने हैं कट के वो एम्प्लॉय का पेबल, जितना गवर्नमेंट को जाना है वो गवर्नमेंट का पेबल, जितना प्रोविडेंट फंड के डब्बे में डालना है वो उसका पेबल, और ये एडवांस काट लिया। फिर ये जो पेबल बनाए हैं इनको पे भी करना है, ये पे कर दिया, कैश क्रेडिट, पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। पहली और तीसरी एंट्री बताएं कोई इतराज? चले कोई बात नहीं, अभी सवाल वैल्यू के साथ बता दो ना, फिर बता दूंगा दोबारा। अब ये जो शॉपर डेबिट किया है, इस शॉपर में से निकाल के फैक्ट्री के डायरेक्ट लोग और इनडायरेक्ट लोग दो अलग अलग अकाउंट में डालने हैं। और ये दो अकाउंट मैंने इन्वेंटरी में भी पढ़ाते हुए आपको सिर्फ रट्टा बताया था और कहा था आगे चैप्टर में ये समझाऊंगा, तो अभी भी सेम डायलॉग है मेरा, ये आगे चैप्टर में समझाऊंगा कि डायरेक्ट वर्कर्स को यहां क्यों डेबिट कर रहे हैं और इनडायरेक्ट को यहां क्यों डेबिट कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। तो जो डायरेक्ट लोगों की वेजेस सैलरीज बनती है वो इस अकाउंट में डेबिट, और जो इनडायरेक्ट की बनती है वो इस अकाउंट में डेबिट। तो पहले ये फैक्ट्री वाला शॉपर डेबिट किया, फिर फैक्ट्री के शॉपर से निकाल के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोगों का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, इसको कहा चार्जिंग ऑफ पेरोल। ये हर महीने ये 3 काम हो रहे होते हैं, पेरोल का रिकॉर्ड करना, उसको चार्ज करना और फिर पे करना। हाँ, वो तो एक्सपेंस एक नाम है ना, सीधा एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस का ही नाम है। ये हमने फिलहाल शॉपर में रखे, फिर शॉपर खोल के इन 2 में डाला है। चले अब मैं आपको ना यही वाली खुद वैल्यू से एक बार एंट्रीज कर देता हूं, फिर 500 पर कई कर देता हूं। सवाल लिखे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सवाल, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू पेरोल फॉर द मंथ ऑफ मार्च। Following information relates to payroll for the month of March. Total salaries and wages for the month. ब्रैकेट में लिखिएगा एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। टोटल सैलरीज एंड वेजेस फॉर द मंथ बता रहा हूं, और ब्रैकेट में लिखें एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। $2 million 2 मिलियन रुपए। एडवांसेस, अगली लाइन है, मतलब अगली इंफॉर्मेशन चल रही है। एडवांसेस पेड टू एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द मंथ। ये आपको महीने मार्च की इंफॉर्मेशन लिखवा रहा हूं, पॉइंट्स कर लें बेशक, पहला पॉइंट 1 कर लें, अब ये पॉइंट 2, एडवांसेस पेड टू एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द मंथ।
150,000, 150,000. Advances adjusted against salaries during the month 20,000, 20,000, 20. Next point. Following other deductions were made from salaries. Following other deductions were made from salaries. Following में पहला है withholding tax. ये एम्प्लॉयर ना एम्प्लॉय की तनख्वाह से काट के टैक्स तो गवर्नमेंट को जमा कराता है. विदहोल्डिंग टैक्स 250,000. ये मैं फॉलोइंग अदर डिडक्शंस बता रहा हूं. पहली बताई है विदहोल्डिंग टैक्स 250,000 और दूसरी है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 2 लाख. एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 2 लाख. नेक्स्ट पॉइंट. employer is required to make equal amount of contribution to provident fund. Next point. All payments were duly made. All payments were duly made at end of month. मुझसे रिक्वायर्ड है जनरल एंट्रीज for the month of March. अब मैंने कोई डेट तो बताई नहीं है तो रैंडमली जिस तरतीब से भी कर सकते हैं. जैसे सबसे पहले मैं एडवांस जो दिया था उसकी एंट्री कर देता हूं. कितना दिया इस महीने 150,000. तो एडवांस टू एम्प्लॉइज डेबिट क्योंकि ये हमारा एसेट बन गया और पैसे क्रेडिट 150,000. अरे हाँ सवाल में एक चीज मिस कर गया. सवाल में लिखे एक चीज और एक इंफॉर्मेशन और लिखे. टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट comprises of ये
जी ये लिखा। अच्छा अब ना अगली एंट्री से पहले मैं आपको वैसे तो इस वर्किंग की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसी आपको मैं इन कैश का फ्लो समझाने लगा हूं। जो हमने टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट कैलकुलेट की, जो आपको शुरू में बताई, वो कितनी? 2 मिलियन। और इसमें गवर्नमेंट के कहने पे एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से और पैसे लगाने, जिसको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी कल कहा था मैंने, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 2 लाख, तो टोटल हो गया 22 लाख। अब इस 22 लाख को एम्प्लॉयज को पे तो करना है, लेकिन उसमें से पहले पैसे उनके काटने पड़ेंगे। ये 2 लाख मैंने यहां लिखा जरूर है, लेकिन ये बताने के लिए कि हमें टोटल कॉस्ट वो 22 लाख पड़ रहा है। ये मैंने कल 1 जीरो कम लगा के समझाई थी बात। हमें वो एम्प्लॉय सारे के सारे मिला के टोटल 22 लाख कॉस्ट कर रहे हैं, मैंने इसलिए 2 इसमें ऐड किया। अब हमने इन पैसों में से कहां कहां कितना कितना पे करना है, गवर्नमेंट को दे देना है 250,000, इनमें से इतने पैसे गवर्नमेंट को चले गए। फिर इन लोगों को पैसे हम देने तो लगे थे, लेकिन चूंकि पहले इनको एडवांस भी दिया हुआ था, तो वो एडवांस इनमें से काटना है। उस एडवांस की करनी है एडजस्टमेंट। कितनी? 20,000। फिर इसके अलावा प्रोविडेंट फंड वाले डब्बे में भी डालने हैं पैसे। कितने? 4 लाख। मैंने ये 2 मिला दिया ना इसके अंदर, ये 2 मैंने अभी कर दिया शामिल। तो वो 2 जो एम्प्लॉयर अपनी जेब से डालेगा वो भी उस डब्बे में डालना है, और एम्प्लॉय की तनख्वाह से भी काट के डब्बे में डालना है। यानी इनमें से 4 लाख उस डब्बे में डालना है। 22 में से ये माइनस करके बाकी क्या बचा जी? 1530। ये है जो हमने एम्प्लॉयज को देने हैं। ये है इन पैसों का हिसाब किताब। ये प्लस माइनस समझ आ गया तो चले बताएं, फिर मैं आगे एंट्रीज में चलता हूं। एडवांस की एडजस्टमेंट, हमने एम्प्लॉयज को एडवांस दे दिया, लेकिन उसको एडवांस इसलिए कहा कि वो पैसे कल हम उनसे वापस देंगे। तो पुराने भी कभी एडवांस दिए हुए थे, इस महीने और दे दिए पैसे। उन सब पैसों को एकदम से एक ही सैलरी में से नहीं काट लेंगे, कुछ महीनों में फैला के काट रहे होते हैं। ये आपको सवाल वाला बताएगा। तो इस सवाल में कहा गया तो पहले कभी एडवांस दिया गया था, उसमें से 20,000 रुपए डिडक्शन हो रही है। डिडक्शन का मतलब है कि जब कभी एम्प्लॉय को एडवांस दिया था, वो उसको मुफ्त में बांट दिए, इनाम दे दिया। एडवांस क्यों कह रहे हैं उसको? क्योंकि उसको जो सैलरी कल को देनी थी उसमें से कुछ पैसे वो पहले ले रहा है। तो जब कल को सैलरी देने की बारी आएगी तो वो पिछला दिया पैसा काटना पड़ेगा ना। ये वो एडजस्टमेंट है। तो ये 20 क्यों है, 1.5 लाख क्यों नहीं? मैंने बताया इस महीने काटे सिर्फ 20 है, और 1.5 लाख तो इस महीने दिए, हो सकता है पुराने भी कोई दिए हो। तो जितने उनकी तनख्वाह में से पैसे काटने हैं, ये वो एडजस्टमेंट। और बताएं इसमें प्लस माइनस में एतराज? हाँ अच्छा चलो नहीं काटते यार, 4 लाख 2 लाख काट लेते। प्रोविडेंट फंड के डब्बे में ये 2 लाख आना है, और एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से 2 लाख और डालने। चलें ऐसे कर ले। अब इस 2 मिलियन में से इतना टैक्स कटेगा, इतना एडवांस एडजस्ट होगा, इतना एम्प्लॉय की तनख्वाह से काट के डब्बे में डालेंगे, बाकी इतने पैसे एम्प्लॉय को दे देंगे। जी बताएं जी, प्लस माइनस में एतराज? जी क्या हुआ? मैंने सवाल में कहा है ना, मैंने सवाल में लिखा है ना कि इक्वल अमाउंट। मैंने सवाल में लिखा है ना यार कि एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू मेक इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूशन, तो 2 लाख। जी बेटे बताएं प्लस माइनस में कोई एतराज? अब इस प्लस माइनस को मैं एंट्री से समझाता हूं। एक एंट्री बन जाएगी इस पे रोल को रिकॉर्ड करना। पे रोल को रिकॉर्ड करना यानी टोटल 22 लाख को डेबिट करना। 22 लाख टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट 22 लाख। लेकिन उस 22 लाख को पहले तो 2 टुकड़ों में तोड़ना, फैक्ट्री अलग, एडमिन ऑफिस अलग। फैक्ट्री वाला जाएगा वेजेस कंट्रोल नामी शॉपर में, और एडमिन और सेलिंग आ जाएगा एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट में। एडमिन सेलिंग कॉस्ट में कितना आएगा 22 लाख का? 25%। कितना बना? 550। और बाकी फैक्ट्री के हैं 1650। ये बाकी 75%। ये हो गया डेबिट। अब इसके अगेंस्ट ये 22 लाख हो गया डेबिट,
इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या क्या होना है? हमने पहले एडवांस देके इसको एसेट बनाया। अब अगर हम 22 लाख में से ये डिडक्शन कर रहे हैं, 22 लाख में से डिडक्ट कर रहे हैं, तो एडवांस क्रेडिट क्यों? क्योंकि जब पैसे काट लिए तो उससे जो पहले हमने रिसीवेबल बनाया था, अब जब पैसे काट लिए तो रिसीवेबल कम हो गया, इसलिए एडवांस टू एम्प्लॉइज हो जाएगा क्रेडिट 20,000। फिर जो हमने गवर्नमेंट को पे करना है विदहोल्डिंग टैक्स, चूंकि अभी करना है तो उसका पेबल बनाया 250। फिर जो फंड वाले डब्बे में डालना है पेबल टू प्रोविडेंट फंड वाला डब्बा जी 4 लाख। क्योंकि मैंने डेबिट पे पूरा 22 ले लिया हुआ है, अगर सिर्फ 20 लाख लिखा होता तो मैं फिर यहां 2 लाख लेता। पूरा 22 ले लिया है तो उसमें से 4 लाख निकाल के डब्बे में डालना है और बाकी पैसे फिर एम्प्लॉइज को देने। 1530 अब रह गए 2 काम। जो पेबल बनाए थे वो पे करके खत्म हो जाएंगे, और ये जो शॉपर था, इस शॉपर को खोल के फैक्ट्री में करेंगे चार्ज। ये शॉपर हो जाएगा क्रेडिट। वेजेस कंट्रोल 16। अब इसका डेबिट, जो डायरेक्ट लेबर है वो वर्क इन प्रोसेस में डेबिट, और जो इनडायरेक्ट है वो एफओएच कंट्रोल नामी अकाउंट में डेबिट। वर्क इन प्रोसेस में कितना डेबिट? किसका 60%? नहीं भाई, 22 लाख का। ये पूरे 22 लाख का ब्रेकअप बताया मैंने। 1650 का आगे 60 और 15 नहीं करना, ये मैंने पूरे 22 लाख का ब्रेकअप बताया। ये पूरा 100% ये बन रहा है, तो 22 लाख में से 60%, 22 लाख में से 15%। 1320 और 22 लाख का 10%, 15% जी। ये हो जाएगा पूरा। देखिए, अगर आपने 1650 का 60% और 15% ले लिया तो बाकी कितना गया? तो ये सारा 60 और 15 और 25 ये मैंने 22 लाख का बताया था, और फिर जो पेएबल बनाए थे वो पे कर दिए। पेबल्स हो गए डेबिट, गवर्नमेंट को दे दिया, फंड वाले डब्बे में डाल दिया, और एम्प्लॉइज को दे दिया। तो ये सारी लायबिलिटीज हो गई डेबिट, और कैश हो गया क्रेडिट। 250, 4 लाख, 1530 21। ये 22 लाख क्यों नहीं है? क्योंकि 20,000 एडवांस काट लिया ना। ये हो गई लेबर की एंट्रीज। जी, टोटल 22 लाख में से 60%, 15% और 25% ये मैंने यहां बताया है। क्या जी? नहीं, जो एडवांस दिया है वो तो दे दिया ना अलग से। ये तो एडवांस काटने वाला लिखा है यहां। ये इस 22 का 60% क्या बना? इस 22 का 15% और इस 22 का 25%, 550। ये 22 हो गया पूरा, हो गया। अब अगर मैं इस एंट्री में फिलहाल इसको 2 टुकड़ों में तोड़ रहा था, तो एक टुकड़ा ये था और एक टुकड़ा ये था, जो कि 1650 था। अब हमने इस 1650 को जब शॉपर से निकाल के वहां डेबिट करना है तो 1320 और 330 में करना है ना। अगर 1650 का आप 60% और 15% लेंगे तो 1650 का बाकी 25 किधर जाएगा? तो हमने 1650 का 60 और 15 नहीं करना, 60, 15, 25 ये सब 22 लाख का था। और बताएं भी, इन एंट्रीज में कुछ पूछना है तो।
दोबारा बताएं। विद होल्डिंग टैक्स, WST विद होल्डिंग टैक्स, ये गवर्नमेंट के कहने पे ना एम्प्लॉय की तनख्वाह में से काटते हैं जी। हाँ सही है। ये नोटेड। चले एक कराता हूं 5 पेपर का सवाल। तो आप आइए बुक में, अच्छा ये जो 5 पेपर का सवाल अभी करा रहा हूं ना, इसमें करवा तो पूरा रहा हूं क्योंकि पास्ट का है तो रिपीट भी कभी कभार हो जाते हैं। इसमें एक पेड लीव्स वाला पॉइंट है जो आपके स्कोप का नहीं है, नहीं टेस्ट होना चाहिए था, तो उसको मैं समझा जरूर देता हूं, लेकिन उसकी वजह से इस सवाल की टेंशन ना लेना। ऑटम 10 अटेम्प्ट का सवाल है, मेरी बुक में क्वेश्चन 10 है जी। पुरानी में 9 होगा ना, पुरानी में 9 होगा। क्वेश्चन 10 है ऑटम 2010 अटेम्प्ट का सवाल, पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। पाक एयर लिमिटेड के नाम से पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। इसमें पेड लीव्स वाला पॉइंट आपके स्कोप का नहीं है, नहीं होना चाहिए था, सिर्फ टेस्ट हुआ है इसलिए बता देता हूं क्योंकि ऐसा हो रहा है पिछले 3 4 5 अटेम्प्ट से, इनफैक्ट 2022 से ही हो रहा है कि पुराने सवाल थोड़े बहुत बदल के रिपीट हो जाया करते हैं, तो इस वजह से बस ये सवाल करा रहा हूं, पढ़ लीजिए।
हाँ जी, पढ़ लिया। अगर पढ़ रहे थे तो पढ़ लिया होगा। ये लेबर का चैप्टर बोरिंग है? आसान है, इसलिए बोरिंग है। चले, कल से ना आपकी दुनिया बदलने लगी है। कल से हम प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं शुरू। अप्रैल 2010 के महीने का डाटा दिया हुआ है। 4 डिपार्टमेंट्स हैं, 2 प्रोडक्शन के हैं, 2 सर्विस के हैं। तो फिर ये प्रोडक्शन वाले फिर डायरेक्ट लोग होंगे और सर्विस वाले फिर इनडायरेक्ट लोग होंगे। इनकी सैलरीज, ओवर टाइम, इनकम टैक्स आ गया। फिर उसके अलावा .1 ये आपके स्कोप का नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि पास्ट पेपर्स थोड़े बहुत चेंज करके रिपीट हो जाया करते हैं, इसलिए बता रहा हूं। .1 समझ आ गया तो ठीक है, ना समझ आया तो टेंशन नहीं लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, बोनस देते हैं, लेकिन ये बोनस वो टाइम सेव्ड वाला बोनस नहीं है। लिखा हुआ है क्लियरली कि साल में 1 महीने की तनख्वाह एक्स्ट्रा दे देते हैं। जैसे कुछ बिजनेसेस में ना ईद पे बोनस का मतलब होता है एक सैलरी एक्स्ट्रा मिल जाती है, तो ये बस उस सेंस में बोनस है। ये रेगुलर सैलरी से अलावा एक एक्स्ट्रा इनाम है जो उन लोगों को जून में मिलता है। प्रोविडेंट फंड के डब्बे में सैलरी में से निकाल के 8.33% डालते हैं और इतनी ही अमाउंट एम्प्लॉयर भी अपनी जेब से डालता है। पॉइंट नंबर 4, ये .1 से रिलेटेड है। .1 और 4 ना समझ आया तो परेशान नहीं होना, समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, उसके अलावा बाकी सवाल होना चाहिए। .5, जो इस महीने में एडवांस दिया, जो मैंने इस सवाल में 150,000 लिया था और जितना एडजस्ट हुआ वो 28,000 है, जो मैंने 20 लिया था। यानी अभी इस सवाल में जो मैंने 150 रखा हुआ था वो इस सवाल में 17,000 है और जो मैंने 20,000 रखा हुआ था वो 28,000। और .6 का मतलब ये मैं आपको अभी समझाता हूं एंट्री करते हुए। तो हम एंट्रीज बना लेते हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट है पेरोल की, हम एंट्री, डिसबर्समेंट का मतलब होता है पैसे देने की एंट्री, डिसबर्समेंट पैसे देना। तो पेरोल वाली सारी एंट्रीज कर लेते हैं और एक पेज तो लग जाएगा एंट्रीज करने में, तो एक पेज छोड़ के वर्किंग पे आ जाते हैं। वर्किंग इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, तो उनमें से हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तोड़ने पड़ेंगे। तो इंफॉर्मेशन चूंकि डिपार्टमेंट वाइज है तो हम भी डिपार्टमेंट वाइज ले लेते हैं। क्या क्या है डिपार्टमेंट्स? अंग्रेजी लिखूंगा और डिपार्टमेंट्स में मशीनिंग है, असेंबली है, टूल रूम है और वेयर हाउस है। ये दोनों पीरीज हैं और ये दोनों एसडीज हैं। और आपको जो फिगर्स दी हुई है वो रुपीस है, मिलियन है, थाउजेंड है, तो हम भी फिर रुपीस 1000 में ही चल लेते हैं। इनकी ग्रॉस सैलरीज कितनी? ग्रॉस का मतलब सिर्फ ये होता है कि इसमें से भी डिडक्शन होनी है, इसलिए बस इसको ग्रॉस कहते हैं। कितनी है ग्रॉस? 1425.75। और क्या है? ओवर टाइम। और वो तो काटना है ना। सैलरीज वेजेस ये एम्प्लॉय की सैलरी है। मैं इस वक्त पहली एंट्री की जो अमाउंट थी, यानी टोटल जो 22 लाख निकाला था, वहां तक पहुंचना चाहता हूं। तो वर्किंग से हम वो अमाउंट निकालेंगे तो वो वाली एंट्री करेंगे। ये तो एम्प्लॉय की सैलरी और उसका ओवर टाइम आ गया। एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर की, वो भी, वो जो पिछले सवाल में मैंने 2 लाख रखा था वो भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कितना है? 8.33। तो इस पे चूंकि मैंने बार-बार परसेंटेज लगानी है तो इसको मैं कह देता हूं ए। तो ए का 8.33% जी, 83.3, 33.32, 2.08, ये भी 2.5। तो मैं इसमें फिर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी लिखूं? नहीं, वो तो इसके अंदर है ना, वो तो इसमें से पैसे कट के वहां जाने होते हैं। यानी पिछले सवाल की अगर मैं बात करूं तो ये 2 मिलियन है, ये 2 लाख है। अब इस सवाल में 2 नई चीजें हैं। एक, हमने इनको बोनस भी देना है और पेड लीव एक चीज है, वो सिखाता हूं। पहले बोनस की बात करते हैं। बोनस कब देना है? हम तो इस वक्त अप्रैल में खड़े हैं, लेकिन कंपनी की पॉलिसी ये है
कि वो जो जून में बोनस देना होता है ना, उसके 12 टुकड़े करके हर महीने एक टुकड़े को एक्सपेंस बनाता जाता है। ये बात लिखी हुई है पॉइंट नंबर 6 में। कंपनी फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ एक्रूइंग बोनस। एक्रू करने का मतलब होता है एक्सपेंस और पेएबल बना लेना ऑन अ मंथली बेसिस। ये लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, कंपनी फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ एक्रूइंग बोनस ऑन अ मंथली बेसिस। एक्रू करने का मतलब है एक्सपेंस बना के पेएबल बना लेना, क्योंकि अभी पे नहीं हुआ। तो कंपनी की पॉलिसी है कि देना तो साल में बोनस जून में है। साल में कितनी दफा? 12 दफा, एक दफा, लेकिन उसको एक्सपेंस 12 टुकड़ों में एक एक महीना करके बनाना है। ये इस लास्ट पॉइंट का मतलब है। तो हम उस बोनस का, चूंकि हम सवाल इस वक्त एक महीने का सॉल्व कर रहे हैं, तो वो एक महीने वाला टुकड़ा एक्सपेंस बना लेते हैं। कितना बोनस देना है? एक महीने की सैलरी, तो ए, लेकिन ये साल में देना है। हम उसके 12 टुकड़े करने लगे, इसके 12 टुकड़े, तो 83.33, 33.33, 2.08, 6.2 जी। क्योंकि जब कहा जा रहा होता है कि एक महीने की तनख्वाह तुम्हें और दे रहे हैं बोनस, तो उसकी रेगुलर तनख्वाह की बात होगी ना। क्योंकि हम कह रहे हैं तुम्हें एक महीने की तनख्वाह और बोनस दे रहे हैं, तो वो ओवर टाइम तो किसी महीने लगाएगा, किसी महीने नहीं लगाएगा। वो तो रेगुलर चीज ही नहीं है। तो इसलिए जो रेगुलर सैलरी है वो उसी को बोनस अमाउंट लेंगे जी। एम्प्लॉइज क्या? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। हाँ, देखिए ये जो कैलकुलेशंस होती है ना प्रोविडेंट फंड में जाने वाली, कि इतना परसेंट, तो ये रेगुलर चीजों की होती है। किसी महीने ओवर टाइम होगा, किसी में नहीं होगा, कोई बंदा ओवर टाइम लगाएगा, कोई नहीं लगाएगा, तो ओवर टाइम उसको उस एक्स्ट्रा टाइम की कीमत दे देते हैं। ये रेगुलर सैलरी के साथ ये वाले काम होते हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और प्रोविडेंट फंड। बोनस वाली बात आई समझ के? नहीं नहीं, दोबारा बता दूं? दोबारा क्या बता दूं? किधर है, कौन है? डिवाइड बाय 12 दोबारा बताऊं या सारा कुछ दोबारा बताऊं? हम इस वक्त ना एक महीने यानी अप्रैल के महीने की कैलकुलेशन कर रहे हैं, सिर्फ अप्रैल का महीना। तो हर महीने हम एम्प्लॉइज को तनख्वाह देंगे। कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम लगाएगा तो ओवर टाइम के पैसे भी दे देंगे। इनको हमने कहा है कि आपको हम एक महीने की सैलरी बोनस दिया करेंगे। वो मैंने वैसे खुद ऐड कर लिया था कि ईद पे दिया करेंगे। सवाल में लिखा हुआ है कि हर साल उनको जून में एक महीने की सैलरी एक्स्ट्रा इनाम दे देते हैं। तो वो साल में कितनी दफा? तो पूरे साल का एक्सपेंस कितना बना? एक महीने की सैलरी। लेकिन हमारी प्रैक्टिस है, लास्ट पॉइंट का मतलब है कि हम इस साल के एक दफा दिए जाने वाले एक्सपेंस के 12 टुकड़े करके हर महीने एक एक टुकड़े को एक्सपेंस, डेबिट, पेबल, क्रेडिट करते जाएंगे। ये लास्ट सेंटेंस का मतलब है। तो मैंने उसके 12 टुकड़े कर लिए। अच्छा, अगर पेड लीव्स वाली बात छोड़ भी देना, तो यहां टोटल, ये वो टोटल एक्सपेंस बन गया, ये टोटल डेबिट वेजेस कंट्रोल में सारा का सारा, और उसके अगेंस्ट वो पेबल, 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 क्रेडिट। फिर उसके बाद इस शॉपर को खोल के कहां कहां डेबिट, इतना हिस्सा वर्क इन प्रोसेस, इतना हिस्सा एफएच कंट्रोल, और वो जो पेबल बनाए थे वो डेबिट और कैश क्रेडिट। अगर पेड लीव वाली बात ना भी समझ आए तो ये सवाल यहीं खत्म। यानी इस ग्रैंड टोटल से ये वो 22 लाख वाली चीज आ जाएगी और बाकी सारी एंट्रीज। अब मैं पेड लीव समझाने लगा हूं, इसलिए उससे पहले आपको इन सारी बातों में कुछ पूछना है तो बताएं। चले पेड लीव समझाता हूं। ये ना सीफएफ का कॉन्सेप्ट है। इस सवाल में उसने पता नहीं शायद कॉन्सेप्चुअली सोचा होगा, चलो बच्चे से पूछ लेता हूं, लेकिन ये आपके स्कोप से बाहर की चीज है। अगर कोई इसको इग्नोर करना चाहे तो बेशक इग्नोर कर दे, समझ लेंगे तो ठीक है, पास में आ चुका है, हो सकता है टेस्ट हो जाए, लेकिन अगर बहुत मुश्किल बात लगे तो इग्नोर कर देना। पेड लीव्स का कॉन्सेप्ट क्या है? पेड लीव्स कि अगर छुट्टी भी करेगा तो पैसे नहीं कटेंगे। ये उसको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि पेड लीव्स हैं, पैसे नहीं कटेंगे। इसका एक और पहलू भी है कि अगर वो छुट्टी ना करे तो फिर उसके पैसे उनको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी वो छुट्टी अलाउड थी, और अगर वो उस छुट्टी में भी काम करने पहुंच गया तो फिर उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो बिजनेस एक अंदाजा लगाएगा कि इनको जो छुट्टियां अलाउड हैं, घर तो उन्होंने बैठना नहीं, आ तो जाना ही ऑफिस, तो हमें उन छुट्टियों के पैसे भी देने पड़ जाएंगे। तो एक्सपेंस बना के पेएबल बना लिया।
और जब वाकई उन्होंने छुट्टियां नहीं की और हमें उनके पैसे देने पड़े तो पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। और अगर उन्होंने छुट्टियां कर ली, हमने सोचा था नहीं करेंगे, उनको पैसे देने पड़ेंगे, उन्होंने कर ली, रिवर्स करते। हमने अंदाजा लगाया कि वो इतनी छुट्टियां अलाउड है, करेंगे कोई नहीं, छुट्टियां काम करने आ जाएंगे, उनको पैसे देने पड़ेंगे, ये एंट्री कर ली। और अगर उन्होंने छुट्टियां कर ली तो फिर रिवर्स। और अगर छुट्टियां नहीं की, पैसे देने पड़े, तो ये। नहीं समझ आ रही बात? इतनी आ गई ना, बस ये इतनी थी। कंपनी की पॉलिसी ये है कि जितने साल की छुट्टियां उनको अलाउड हैं और हमें लगता है कि वो छुट्टियां नहीं करेंगे, हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो हम उसका एक्सपेंस पूरे साल में, साल के आखिर में एंट्री करने की बजाय उसके भी 12 टुकड़े करके हर महीने करते हैं। ये लास्ट पॉइंट का मतलब है। कंपनी फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ एक्रूइंग बोनस एंड पेड लीव्स ऑन अ मंथली बेसिस। तो हमारा बेस्ट अंदाजा कि वो छुट्टियां कोई भी नहीं करेंगे। उनको कितनी छुट्टियां अलाउड है? 35। ये पेड लीव्स का एक्सपेंस का पोर्शन बनाने लगा। ये क्या है जी? एक महीने की सैलरी। ये क्या हुआ? एक महीना है भाई, ये महीना है सामने लिखा हुआ। ये क्या बना? एक दिन की सैलरी। ये क्या बना? 35 दिन की सैलरी। इतनी है जो उनको साल के अंदर छुट्टियां अलाउड है। ये उन 35 दिनों की सैलरी है। लेकिन हमने इसके हर महीने टुकड़ा रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना है? 35 दिनों की सैलरी, वो चयन नहीं करेंगे छुट्टी, उनको पैसे देने पड़ेंगे इतने। साल में कितनी दफा? एक दफा ना, 35 दफा नहीं। उनको 35 छुट्टियां अलाउड है। हमारा अंदाजा यह है कि नहीं करेंगे वो छुट्टियां, तो उनको फिर पैसे देने पड़ेंगे। कितने दिन के पैसे? 35 दिन के। तो ये महीने के पैसे थे, डिवाइड बाय 30, एक दिन के पैसे इंटू 35, 35 दिन के पैसे। ये उनको साल में एक दफा देने पड़ेंगे क्योंकि नहीं करेंगे वो छुट्टी। लेकिन हम इसको एक्सपेंस साल में एक दफा बनाने की बजाय 12 टुकड़े करके हर महीने बना रहे। तो ये वो एक टुकड़ा आ गया। कितना? 97.22। अगर वो नहीं ना, जब छुट्टी कर ली तो फिर क्यों एक्स्ट्रा पे करना है? देखिए, उनको रेगुलर तनख्वाह देनी ही देनी है। 35 छुट्टियां उनको अलाउड थी। अगर वो उन 35 दिनों में छुट्टी कर लेते हैं तो बस उनको तनख्वाह मिल जाएगी। लेकिन अगर वो उन 35 दिनों में भी काम करने आ जाते हैं तो वो एक्स्ट्रा काम करने आ रहे हैं ना, तो उसके एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। ये वो एक्स्ट्रा पैसे को एक्सपेंस बना रहे हैं। अगर ये पेड लीव वाला पॉइंट ना समझ आए तो नन्हे नन्हे दिमागों पे ज्यादा बोझ ना डालिएगा, ये आपके स्कोप से बाहर की बात है। 97.22 दूसरा, 38.2.4329। अच्छा, इनके ना ये दोनों सिरों के टोटल कर दें, यहां भी टोटल कर दें, डेबिट क्रेडिट में काम आएगा, और यहां भी टोटल कर दें। पहले ऐसे कर दें, 1545.29। कितना जी? 109.79। ऐसे भी टोटल कर दो। पॉइंट 9 नहीं ना, फिर आपने टोटल ठीक नहीं किया। ये आपने नहीं किया ना, फिर इसको वन 4 6.3 जी। कहां पर? हाँ, ये करता हूं, ये एंट्री में बताऊंगा।
124 इतना फर्क तो नहीं होगा। ये सही नहीं है आपने, टोटल करना होता है यार, टोटल सिर्फ 145.83, बाकी ठीक है। अच्छा एक टोटल और कर दे, इनका और इनका। वन 188,414 146.38। चले इसकी बनाता हूं एंट्रीज। इस महीने कितना एडवांस दिया है जी? 17। एडमिन सेलिंग के लोग हैं तो सारा डेबिट वेजेस कंट्रोल वाले शॉपर में। अरे ये भी तो करना था, ये वाला, ये ग्रैंड टोटल भी करना था। 2030.52। ये हो गया शॉपर डेबिट। अब इसके अगेंस्ट क्या क्या डिडक्शंस हैं, क्या क्या पेएबल हैं, टैक्स कितना कट रहा है, ये सवाल से मिलेगा आपको। टोटल 40, एक टैक्स कट गया, फिर इसके अलावा एडवांस भी कट रहा है, 28। और क्या क्या नए पेएबल बन रहे हैं? प्रोविडेंट फंड वाले डब्बे में जाना है, पेएबल टू प्रोविडेंट फंड वाला डब्बा कितना? 124.95 इंटू 2 क्यों? एम्प्लॉय वाला भी तो जाना है ना, 249.9 है यार। और कौन सा पेबल? बोनस पेबल 124 और कौन सा पेबल? पेबल फॉर पेड लीव्स 145.83। और अब बाकी जो नेट है वो फिर एम्प्लॉइज के हवाले करना है, तो पेबल टू एम्प्लॉइज 14418 बस। और ये शॉपर खोल के कर देंगे अब चार्ज। वर्क इन प्रोसेस में कितना और एफ वॉइस कंट्रोल में कितना? 1884.14 और 146.38 2030.52 और सारे पेबल्स पे कर दिए। विद होल्डिंग टैक्स पेबल, एडवांस तो कट गया, पेबल टू प्रोविडेंट फंड ये अभी देने नहीं, और पेबल टू एम्प्लॉइज। और लास्ट
अब अगर वो छुट्टियां ना करते तो हम उनको पैसे देते, पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, और अगर वो छुट्टियां कर लेंगे तो रिवर्स कर देंगे। तो पेबल फॉर पेड लीव हो जाएगा डेबिट। कितने रुपए की छुट्टियां कर ली उन्होंने? 85। अब इसमें ना सवाल में इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये कौन से डिपार्टमेंट के लोग थे। आप चाहे तो इन सब को पीडीज के लोग मान के तो वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट कर दें, रिवर्स करना। चाहे इनको एसडीज के लोग मान के एफवाइस कंट्रोल, चाहे दोनों के मान के प्रोपोर्शनेट बांट लें। दोनों तीनों बातें ठीक है तो प्रोपोर्शनेट बांट देते हैं। इस 85 को इस रेशो में बांट दें। 85 दिया हुआ सवाल में। 85,000 की छुट्टियां कर ली उन्होंने। पॉइंट नंबर 4, 78 पॉइंट। लेबर के अब इस चैप्टर में और कोई क्वेश्चन आपने नहीं करना, बस लेबर को लग गया या फुल स्टॉप। डिसीजन मेकिंग कराऊंगा तो फिर अब लेबर को दोबारा शुरू करेंगे, अदरवाइज लेबर पे फुल स्टॉप है जी। ये बता रहा हूं ना, इस रेशो में अगर ये अज्यूम करते हैं कि सब पीडीज के लोग हैं तो बस वर्क इन प्रोसेस में क्रेडिट करने 85, सबको एसडीज अज्यूम करना है तो 85 एफवाइस कंट्रोल में कर दे, दोनों अज्यूम करने हैं तो रेशो में बांट दें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। हाँ जी।